बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन डिजीज करने वाले हैं और इस टॉपिक का जो पर्पस है मुख्य रूप से वो सैनिक विद्यालय और के लिए है, क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्लास 9 के बच्चों के लिए जीके जीएस के अंतर्गत आता है, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन डिजीज। माइक्रोनिज्म से जो होने वाली डिजीज है उनके बारे में करेंगे बारी बारी से, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। इन तमाम जो माइक्रोनिज्म हैं और इनसे होने वाला रोग है, डिजीज है, इन्हीं के बारे में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, इसमें काउज्ड बाय प्रोटोजोआ होगा। मतलब प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होती है, कौन कौन सा रोग होता है, कौन कौन सा डिजीज होता है और उससे कौन सा हमारा जो ऑर्गन्स है इफेक्टिव होगा, कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट इफेक्टिव होगा, उसके बारे में करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ बच्चों देखिए, यहाँ पर जो है आप लिखा हुआ है काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, है ना, काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में हम लोग कर रहा है। प्रोटोजोआ का जो खोज है, इस पर सबसे पहले नजर डालना होगा कि प्रोटोजोआ खोज किसने किया, है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोटोजोआ का खोज जो है लीवेनहॉक ने किया था। जिन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया, बैक्टीरियोलॉजी का ब्रांच बनाया, उन्होंने ही प्रोटोजोआ खोज किया है, जिनका नाम है लीवेनहॉक। बच्चों नोट कर लीजिएगा, LEUWENHOEK, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक महोदय ने ही प्रोटोजोआ का खोज किया था, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज होता है। उसमें सबसे पहला नाम हम लोग डाले हैं डिजीज में मलेरिया का डाले हैं। तो मलेरिया में हमारा जो है अफेक्टिव अंग जो है या अफेक्टिव पार्ट्स जो है, ऑर्गन्स जो है, वो हमारा है आरबीसी और लीवर है। लीवर जिसको हिंदी में हम लोग यकृत भी कहते हैं। जब मलेरिया रोग पकड़ती है तो हम लोग का जो है आरबीसी और लीवर दोनों इफेक्टिव हो जाती है। इसमें मलेरिया में सर में दर्द होती है और बुखार रहता है, एनी टाइम बुखार बना रहता है। और कुछ कुछ ऐसा मलेरिया रोग होता है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद उसमें फीवर आती है। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि कभी कभी बुखार आना, जैसे मान लो कि इवनिंग में प्रतिदिन बुखार आ जाना, दोपहर में बुखार आ जाना, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में बुखार आ जाती है, समझ गए। तो ये मलेरिया की पहचान है। मलेरिया का जो फैलाव है मुख्य रूप से मच्छरों के द्वारा होता है और उसी से प्रोटोजोआ का फैलाव होता है, जिससे हमारा आरबीसी और लीवर दोनों इफेक्टिव हो जाता है, समझ गए। चलिए, आरबीसी के कारण प्लीहा इफेक्टिव करता है और लीवर के लिए, लीवर तो है ही यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है पायरिया। पायरिया जो होता है वो दांत के गम में होता है। जो आपका दांत मसूड़ा है ना, मसूड़ा, उसी को इंग्लिश में गम बोलते हैं, इस गम में होती है। दांत हल्का पीला हो जाता है, दांत कमजोर पड़ने लगती है, थोड़ा सा भी दांत पर लोड पड़ता है किसी भोजन को काटने में तो उससे ब्लड आ जाती है। तो ये हो गया आपका पायरिया। पायरिया भी होता है प्रोटोजोआ से। पायरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है डायरिया। डायरिया भी जो है प्रोटोजोआ से होने वाली रोग है। इसमें हमारी छोटी आंत मतलब इंटेस्टाइन इफेक्टिव होता है। इसमें भोजन सही तरीका से पचता नहीं है, पानी का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। आप जो भी खाएंगे, जो भी पानी पिएंगे या लिक्विड पदार्थ सेवन करेंगे, वो आपके मल द्वार से बहुत पतला लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाती है। और इसमें बार बार दस्त होती है। डायरिया में जो है ना, बार बार दस्त होती है, एकदम हाई फ्रिक्वेंसी होती है। हर 2 मिनट पर, 3 मिनट पर, 1 घंटा पर, 2 घंटा पर, एक फ्रिक्वेंसी में ये जरा सा ही भोजन डाले
जरा सा भी भोजन सेवन किए, जरा सा भी लिक्विड लिए, तो बस आपको मल त्यागने की इच्छा होगी। इसमें पानी का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है बॉडी में, पानी हमारे बॉडी में नहीं जा पाता है। अब जो ही पानी पिएंगे वो मल द्वार से बाहर निकल जाती है, जिससे हमारी शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होने लगती है। तब इस स्थिति में हम लोग को पानी चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। समझ गए? चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग अगला डिजीज है काला जार। काला जार में भी जो है से आपका एनी टाइम फीवर रहेगा, बुखार बना हुआ रहेगा। इसमें इफेक्टिव पार्ट्स है बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब होता है जो मोटा मोटा हड्डी हमारे बॉडी में है उसमें खोख होता है, पतला खोखा होता है। यदि आप चिकन वगैरह या मीट वगैरह खाते हुए देखे होंगे हड्डी में कि मोटा जो हड्डी होती है ना, उसके बीच में एक भूरा भूरा पदार्थ निकलता है, वही है बोन मैरो। उसी से आरबीसी का निर्माण होता है, उसी से ब्लड का निर्माण होता है। तो काला जार में फीवर का समस्या और ब्लड का भी समस्या बन जाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं मलेरिया, पायरिया, डायरिया और काला जार, ये चार बीमारी जो है, चार डिजीज जो है, किससे होने वाला है? प्रोटोजोआ से होने वाला है। किससे होना है? प्रोटोजोआ से होती है। क्लियर हो गया? तो आपका जो सैनिक का एग्जाम होगा, उस सैनिक के एग्जाम में सिर्फ आपसे यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो डिजीज है या रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग विषाणु से होता है, ऐसे कर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा टाइप में जो प्रश्न देखा जाता है तो वह होता क्या है कि मलेरिया से हमारा कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होगा, पायरिया में कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होगा, डायरिया में कौन सा अंग इफेक्टिव होगा, कालाजार में कौन सा अंग इफेक्टिव होगा, इस तरह से प्रश्न बनती है। तो बच्चों आपको दो टर्म याद रखना है। पहला टर्म याद रखिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। पहला टर्म में नोट कीजिए कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। क्लियर हो गया? और किस रोग से, दूसरा टर्म, किस रोग से कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होगा, किस रोग से कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होगा, इसको भी आप एक सीरियल बना लीजिए। मतलब ऐसे मलेरिया तो मलेरिया में लीवर, यकृत, पायरिया तो गम, डायरिया इंटेस्टाइन, कालाजार बोन मैरो। इस तरह से जो है आप पूरे को नोट कर लीजिए। और अगर लक्षण की बात किया जाए कि भाई उसमें क्या दिखाई पड़ता है, कौन सा मतलब जो है से लक्षण दिखाई पड़ेगा शरीर में, तो मलेरिया फीवर नोट कर लीजिएगा, पायरिया में गम से ब्लड आना, डायरिया में दस्त होता है, लैट्रिन जिसको बोलते हैं अपनी देहाती भाषा में, कालाजार में भी फीवर होता है, बुखार होता है। तो इस प्रकार से जो है आप तरह तरह का जो है जो लक्षण है उसको आप नोट कर लीजिएगा खास करके। तो खास करके इसमें जो है आपका ये वाला क्या बोलते हैं मलेरिया में है, और ये क्या बोलते हैं डायरिया, मलेरिया और डायरिया दोनों को इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा चीज को। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग करने वाले हैं काउज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैक्टीरिया क्या है। बच्चों बैक्टीरिया का जो खोज है, बैक्टीरिया का जो खोज है वो हुआ था 1677 ईस्वी में। याद रखिएगा साइंस में डेट महत्वपूर्ण नहीं होती है, साइंस में कुछ ही ऐसे डेट होते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। आपको डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डेट का कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो बच्चों इसका भी खोज जो है लीवेनहॉक ही किए थे। इसका भी खोज कौन किए थे? लीवेनहॉक किए थे, लीवेनहॉक ही किए थे। जो प्रोटोजोआ का खोज किए थे वही खोजकर्ता किसका है? बैक्टीरिया का है। और इन्होंने बैक्टीरिया का जो स्टडी करने के लिए एक सेपरेट विषय का निर्माण किया, एक सेपरेट सब्जेक्ट का निर्माण किया, एक सेपरेट ब्रांच का निर्माण किया, जिसका नाम दिया गया
माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो आपका एक प्रश्न और यहां से बनेगा कि बैक्टीरियोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, तो बैक्टीरिया का। या पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन थे, लीवेनहॉक थे। बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन है, लीवेनहॉक है। बैक्टीरिया का फादर कौन है, तो लीवेनहॉक है। बैक्टीरिया का खोज कब हुआ था, 1677 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1677 में हुआ था। तो इस तरह से ये 2-3 प्रश्न यहाँ आपका इंट्रोडक्शन से बनता है। और माइक्रोबायोलॉजी एक और वर्ड है आपको, माइक्रोबायोलॉजी, जिसका हिंदी हुआ कीटाणु विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी लीवेनहॉक हैं। तो अगर लीवेनहॉक की बात करें कि किस किस टर्म का फादर बन गया भाई, आज की क्लास में सीख सकते हैं। तो आज क्लास में पहला अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ खोज कौन किया था, लीवेनहॉक किए थे। तो फादर ऑफ प्रोटोजोआ लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरिया लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेनहॉक। लीवेनहॉक पर बहुत सारा उसके विकास में उनका श्रेय जाता है। तो आप एक इसको भी सीरियल बनाइए, एक नोट पॉइंट बनाइए, हेडिंग दीजिए फादर, एज द फादर लीवेनहॉक, या लीवेनहॉक इज द फादर नंबर 1 करके पॉइंट बना दीजिए। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, लीवेनहॉक, माइक्रोबायोलॉजी। या सेपरेट टर्म चाहते हैं तो लिखिए फादर ऑफ बैक्टीरिया, डैश देके लिखो लीवेनहॉक, ठीक है। फिर लिखो फादर ऑफ प्रोटोजोआ, डैश देकर लिखो लीवेनहॉक। फिर डैश देकर लिखिए, सॉरी तीसरा टर्म लिखिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहॉक। चौथा टर्म लिखिएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेनहॉक। तो इस प्रकार से आप लीवेनहॉक के बारे में और बैक्टीरिया की संक्षिप्त कहानी सुने। अब चलिए चलते हैं हम लोग डिजीज के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाला पहला डिजीज का हम लोग नामकरण किए हैं, वो है टेटनस। क्या है, टेटनस है, समझ गया। टेटनस, टेटनस अफेक्टिव करेगा किसको, तो नर्वस सिस्टम को, याद रखिएगा बेटा। टेटनस में हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्टिव होता है। अब लग रहा होगा सर नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए हमारे जैसे हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में, हमारे गांव में जैसे मीडिया तंत्र होता है कि किसी भी क्षेत्र का सूचना होने पर आपको सरकार के पास, प्रशासन के पास उसका सूचना पहुंचाता है कि यहाँ पर ऐसे घटना घटा, समझ गए। और प्रशासन जो है उस पर विचार कर करके एक्शन लेता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मीडिया के द्वारा सूचना ले जाना, प्रशासन के द्वारा उस पर विचार करना, फिर उस पर एक्शन लेना, ये 3 जो प्रोसेस हुआ, ये तीनों प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है। और तीनों प्रोसेस को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। यदि किसी पार्ट्स में यदि किसी पार्ट्स पर मच्छर बैठता है, मस्कीटो, तो वहां बैठते के साथ जैसे वो अपना टूट लगाता है, जैसी मच्छर महोदय इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमारे यह ब्रेन को खबर चली जाती है नर्वस सिस्टम के द्वारा, समझ गए, न्यूरॉन के द्वारा। नर्वस सिस्टम का सबसे यूनिट पार्ट न्यूरॉन होता है, हम पढ़ाए हैं आप लोग को, खैर याद ना होगा कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम का यूनिट पार्ट जो है न्यूरॉन होता है। जैसी मच्छर महोदय इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको ब्रेन तक सूचना चल जाता है, किसके माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से। और ब्रेन में उस पर विचार होता है कि भाई मस्कीटो क्या किया जाए, किस प्रकार उसका स्वागत किया जाए, मतलब उसको मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या ये हटा दिया जाए। तो जो ब्रेन में विचार होता है उस पर फिर एक्शन हाथ के द्वारा होता है कि उसको मार दो, तो हाथ के द्वारा पीटते हैं उसको हम लोग।
तो ये पूरी जो प्रक्रिया हुआ, ये पूरा प्रक्रिया में पूरा सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो हमारा टेटनस जो है हमारे मीडिया, बॉडी के मीडिया तंत्र को ही मार देता है, समझ गए? हमारे बॉडी का जो मीडिया तंत्र है उसी को मार देता है। तो जिस व्यक्ति को टेटनस हो जाएगा उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। चूटी काटो, सुई वो कुछ करो, दर्द नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं लेगा वह पार्ट आपका। टेटनस बहुत खतरनाक बीमारी है। होती कैसे है? जैसे मान लो कि जंग लगा हुआ लोहा, कांटी, सुई वगैरह आपको ब्लड में अगर टच हो जाती है, उसे खरोच जाती है। जैसे मान लो कि चाकू से हाथ पर लग गया, ब्लेड से हाथ पर लग गया, सुई से हाथ पर लग गया, कहीं भी खरोच आ गया, तो उस कंडीशन में जंग लगे हुए धातु, खास करके आयरन से हमारा बॉडी में जो है से बैक्टीरिया प्रवेश करने की डर बन जाती है और टेटनस हो सकता है, समझ गए? जब टेटनस रोग से बचना होता है, जब टेटनस रोग से बचना होता है तो भाई उसके लिए कोई उपाय भी होगा। हाँ, तो टीका ले लीजिएगा। टेटनस से बचने के लिए पहले ही हम लोग को एक डीपीटी टीका आता है, डीपीटी। तो डीपीटी अगर आप अगर टीका लिए हुए हैं तो टेटनस का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। खैर, अगर जिस समय आपको जंग लगे हुए मेटल से हाथ पांव कुछ भी पार्ट्स कट जाता है, खरोच लग जाती है, घाव बन जाती है, तो तुरंत ही आप एक टेटनस का सुई भी ले लें, टेडवेट सुई भी ले लें, जिससे आपको टेटनस नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं बीमारी नंबर 2 पर, वो है कॉलरा। कॉलरा में हमारा जो है मुख्य रूप से दस्त और वोमिटिंग वगैरह होता है, जो कि हमारे छोटी आंत को इफेक्टिव करती है, इंटेस्टाइन को इफेक्टिव करती है, समझ गए? छोटी आंत। तो इसमें जो है खास करके भोजन पचने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को बर्बाद कर देती है। भोजन बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। कोलरा के लिए किसी व्यक्ति कोलरा है या नहीं है, उसके लिए हम लोग हैंगिंग टेस्ट का प्रयोग करते हैं। हैंगिंग, लेकिन खैर आप लोग को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग छोटे क्लास के बच्चे हैं, इतना डीपली जानना कोई जरूरी नहीं है। हैंगिंग ड्रॉप बोलते हैं उसको, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, समझ गए? हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट बोलते हैं, HDT। कब? कोलरा की जांच के लिए। चलिए अब हम तीसरा जो है वो टाइफाइड। टाइफाइड तो बहुत प्रचलित बीमारी है। टाइफाइड से साल में एक बार, साल में या 2 साल पर हर व्यक्ति करीब करीब एक आध बार प्रभावित हो जाता है। टाइफाइड दूषित भोजन से, दूषित पानियों से होती है। टाइफाइड में भी हमारा इंटेस्टाइन इफेक्टिव हो जाता है, भोजन पचता नहीं सही से है। लेकिन टाइफाइड में समस्या क्या है कि फीवर रहना, इसमें फीवर लगातार बना हुआ रहता है। अगर टाइफाइड का इलाज नहीं हो तो आपको महीना 2 महीना छोड़ दीजिए, सालों भर बुखार लगा हुआ रहेगा और धीरे धीरे आपके बॉडी में जो है WBC में प्लेटलेट्स कम जाएगा, WBC मोनोसाइट का मात्रा बढ़ जाएगा, प्लेटलेट्स कम जाती है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तो टाइफाइड हमारे शरीर को तोड़ देता है, शरीर को काफी कमजोर कर देता है। जैसे मान लो कि आपको फीवर आया, तो ये मत समझना कि टाइफाइड हो गया है। फीवर आया, आप दवाई लिए, ठीक हो गया, फिर एक दिन बाद बुखार आ गया, फिर दवाई लिए, ठीक हो गया, अब दोबारा दवाई मत लो, दोबारा दवाई मत लो। अब आपको टाइफाइड का टेस्ट कराना जरूरी है, और नहीं तो बार बार आप सिर्फ आके कर रहे हैं, टेम्पोररी दवा लेकर के और आप फिर बुखार को रोक दे रहे हैं। तो इस तरह से पैरासीटामोल का यूज कर के बुखार जो आप रोक ले रहे हैं, टाइफाइड का इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो जब बुखार दवाई लेते हैं तो बुखार ठीक हो जाती है और फिर बुखार रिपीट में आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको टाइफाइड का टेस्ट करना बहुत क्या है, जरूरी है। टाइफाइड के लिए विडावल टेस्ट है। टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट है, नोट कर लेना बेटा, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रचलित है। विडाल टेस्ट करवा लीजिए टाइफाइड के लिए। आपको अगर टाइफोसी निकल जाता है पॉजिटिव, टाइफाइड पॉजिटिव है, टाइफोसी पॉजिटिव है, तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अगला बीमारी है बेटा है ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग TB। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? TB बोलते हैं।
बहुत खतरनाक बीमारी है। आज से 10-20 साल पहले जो है बीमारी बहुत खतरनाक था। जिस व्यक्ति को टीबी हो जाती थी उस व्यक्ति से लोग दूर हो जाते थे। नतीजा क्या, उसका ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं होती थी और व्यक्ति का मृत्यु एकदम तय होना तय था। खैर, लेकिन आज के समय में जो टीबी है उसका भी एक सफल इलाज है। अब टीबी भी आम हो गया है, आम रोग की तरह, सर्दी खांसी जुकाम की तरह भी एक आम बीमारी बन गया है। टीबी में लंग्स हमारा इफेक्टिव होता है। हालांकि लंग्स के साथ साथ इसमें बोन वगैरह भी इफेक्टिव होता है। टीबी में बोन भी इफेक्टिव है, मसल्स भी इफेक्टिव होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो लंग्स इफेक्टिव होता है। लंग्स में इसमें डैमेज होने लगता है, लंग्स का जो वायुकोश है वो डैमेज होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होगी, खांसी हमेशा होते रहेगा। अगर लगातार खांसी हो रहा है आपको महीना 2 महीना से, तो आप एक बार जो है से टीबी का जांच करा ले। टीबी का जांच बहुत जरूरी है। टीबी का जांच करने के लिए एक मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, उसको भी नोट कर लो, यहां पर लिखने जगह नहीं है। मैन, MAN, मैन टॉक्स, TOUX, मैन टॉक्स, मैंटक्स टेस्ट करा लेने से टीबी की स्पष्ट हो जाएगी। स्किन टेस्ट है, स्किन पर होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है टीबी के बारे में जाने। टीबी का इलाज जो है से लंबी समय चलेगी, कम से कम इसका कोटा 6 महीना के लिए है, समझ गए। इसमें गर्म पदार्थ सेवन किया जाता है। गर्म का मतलब चाय नहीं, गर्म का मतलब हुआ जैसे मांस मछली वगैरह ज्यादा यूज कीजिए। ठंडा पदार्थ से वर्जित रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब प्लेग के बारे में। देखिए, ये एक महामारी का रूप लेता है। प्लेग जो है बहुत खतरनाक बीमारी बाबू। प्लेग में हमारा लंग्स और लेग दोनों इफेक्टिव हो जाता है और यह महामारी का रूप ले लेता है। चूहों से फैलने वाली रोग है, बैक्टीरिया के जिसमें इफेक्टिव करता हम लोग को है काउजेबाइड बैक्टीरिया। प्लेग किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। अगला है हुपिंग कफ, कफ का जमना। इसमें हमारा श्वसन प्रक्रिया जो है हुपिंग कफ, काली खांसी, रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक खराब कर देता है। अगला है निमोनिया। देखिए निमोनिया पी साइलेंट रहेगा। निमोनिया भी एक खतरनाक बीमारी है जो खास करके बच्चों में होती है। ठंड से जो नवजात शिशु होते हैं, जो भी जन्म लिए हैं हाल फिलहाल महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर का बच्चा अगर है तो उसको ठंडा से बचा कर रखिए, और नहीं तो निमोनिया का उसमें असर आ जाएगा। एक बार निमोनिया पकड़ा, बचपन में निमोनिया पकड़ा तो 55 में भी नहीं छूटने वाला है, समझ गया। इसलिए निमोनिया हम आप लोग से गार्जियन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे, या बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, घर में छोटा बच्चा है तो उसको आप लोग ठंड से बचा कर रखें। निमोनिया जिंदगी भर के लिए हावी हो जाती है। निमोनिया में सर्दी, फेफड़ा से घबराहट का आवाज, ऐसे कर करके सांस लंबी लेगी तो आवाज निकलेगी, उस तरह से निमोनिया इफेक्टिव कर देती है हमारे लंग्स को। और ये सबसे बड़ी खामी निमोनिया का ये है ना कि अगर एक बार बचपन में बढ़िया से पकड़ लिया तो समझ लो कि बुढ़ापा तक के आपको छोड़ने वाला नहीं है। बहुत जरा सा भी केला खाए तो आपको सर्दी हो जाएगी, सेव खा लिए सर्दी हो जाएगी, दही पी लोगे सर्दी हो जाएगी। ये आपका निमोनिया का समस्या है। निमोनिया जैसी आपको एहसास हो बच्चा लगातार सर्द से है पीड़ित है, लगातार बच्चा का गला बज रहा है सांस लेने में, तो आप उसी समय इसको गर्म चीज खिलाइए, गर्म चीज को सेवन कराइए, जिससे इसका बॉडी गर्म हो जाए और निमोनिया इससे दूर हो जाए। तो उसके लिए खास करके सुअर का घी या तेल जो बोलते हैं ऑयल है उसका यूज कीजिए। पिग ऑयल, सुअर का तेल, सुअर का घी यूज कीजिए, बच्चा को बॉडी पर लगाइए, हो सके तो 1-2 चम्मच उसको दीजिए, बहुत गर्म होती है वो। चलिए अगला है गोनेरिया। गोनेरिया बीमारी जो होती है वो हमारा कहाँ इफेक्टिव करता है? यूरिनरी पाथ। यूरिनरी पाथ का मतलब होता है मूत्र मार्ग में। वहां हो सकता है आपका यूरेथ्रा को इफेक्टिव करे, हो सकता है आपका
अगर पुरुष हैं तो पेनिस को इफेक्टिव करेगा, सीसन को। अगर महिला है तो उसका क्या बोलते हैं, योनि को इफेक्टिव करेगा, भल्वा को इफेक्टिव करेगा। तो इस तरह से जो है आप गोनोरिया में खास करके मूत्र बार इफेक्टिव होता है, पेनिस में या योनि में जो है जख्म बना लेती है। तो ये भी बीमारी बहुत सेंसिटिव बीमारी है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पढ़े। तो बैक्टीरिया से जो जो रोग है, जो जो डिजीज होते हैं, टेटनस है, कोलरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, प्लेग है, वुपिंग कफ है, निमोनिया है, गोनोरिया है, ये सारे बीमारी को आप एक पर्ची पर, एक पेज पर बनाइए और नोट कीजिए उसको, और उसको सुबह शाम आरती लगाइए, मतलब देखिए उसको। आपके पास समय कम है, 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है सैनिक एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वायरस से होने वाले बीमारी के बारे में। वायरस से कौन कौन सा बीमारी है, होने वाली बीमारी है देख लीजिए। और सबसे पहले जानेंगे हम लोग फादर ऑफ वायरस। फादर ऑफ वायरस, वायरस का जो खोज किए थे, कौन किए थे? इसमें इनका जो खोज की बात अगर आवे, इन्वेंट कौन किए थे? तो इनका इन्वेंट किए थे इवानोवस्की, IV नोट करना, ANOWSKY, इवानोवस्की। इवानोवस्की ने जो है से वायरस का खोज किया था। और इसमें कभी कभी जो है मार्टिनस विलेन बिजरेनिक का भी नाम आता है। चलिए, और वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी VIROLOGY, वायरोलॉजी हो गया। वायरोलॉजी में हम लोग वायरस का स्टडी करेंगे। तो भाई वायरोलॉजी या वायरस का इन्वेंटर कौन किया था? इवानोवस्की किए थे। तो वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है एड्स। एड्स हो गया। देखो बच्चों, एड्स जो है कोई बीमारी नहीं है, हम लोग उसको नाम दे दिए भले एड्स, लेकिन एड्स में कोई बीमारी नहीं है। एड्स जो है ना, एड्स से हमारा क्या लिखा है? डिफिशिएंसी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। हमारे बॉडी में जो सुरक्षा तंत्र है, हमारे बॉडी में सुरक्षा तंत्र है, कवच तंत्र है। जैसे हमारे देश के अंदर, देश को सुरक्षा देने के लिए हमारे बॉर्डर फोर्स होते हैं, आर्मी के लोग बॉर्डर पर ड्यूटी करते रहते हैं, अंदर आने वाले क्या बोलते हैं, आतंकवादियों को धर के भून देने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में सुरक्षा तंत्र है, कवच तंत्र होता है, जो बाहर से आने वाले बायोलॉजी को या माइक्रोनिज्म को वो मार देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया का प्रवेश हो रहा है, वायरस का प्रवेश हो रहा है, तो वो उसको क्या करता है ना, हमारा सुरक्षा तंत्र उसको रोक देता है। तो एड्स जब पकड़ लेता है, एड्स वायरस से होने वाला बीमारी है। अब HIV एड्स है। एड्स क्या होता है? HIV। तो देखो, तो एड्स से हमारा सुरक्षा, बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है वो काम नहीं करता है। मतलब जो बीमारी हो गया वो लगातार होते रहेगा, रुक नहीं सकता है। इसमें बीमारियों का गोदाम खुल जाता है, इसमें बीमारियों का गोदाम खुल जाता है लगातार। इसमें जैसे एक बार जो बीमारी आप पर आक्रमण कर दिया वो ठीक नहीं होगा, लगातार फिर होते बढ़ते जाएगा, फिर बीमारी बढ़ जाए, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षा ही नहीं है आपका है। हमारा सुरक्षा तंत्र ठीक रहेगा, जैसी छोटा मोटा बीमारी कुछ हुआ तो अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है, लेकिन इसमें ठीक नहीं होगा। एक घाव भी हो जाएगा तो आपको ठीक नहीं होगा। तो एड्स जो है हमारे बॉडी के सुरक्षा तंत्र को ये नष्ट कर देती है। इसीलिए एड्स हो जाने के बाद कोई भी बीमारी आप पर आसानी से हावी कर लेती है, आप आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसमें एड्स जो होता है किससे बोले?
HIV याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होती है। अब इसका अगर हमको एड्स है कि नहीं है, अगर इसको जानकारी करना है, इसके लिए अलीसा टेस्ट होती है। कौन टेस्ट होती है? अलीसा टेस्ट होती है, जो आपको एड्स की होने या न होने की पुष्टि करती है। अब हम लोग करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू भी मच्छर से होने वाला है। डेंगू आप आजकल तो बहुत प्रचलित है, बड़ा मच्छर से है भाई। ये पूरे बॉडी को इफेक्टिव करता है, फीवर वगैरह भी है, मस्तिष्क ज्वर पकड़ लेता है, इसमें पूरे ब्रेन में बुखार लगा देता है, व्यक्ति की मृत्यु तय होती है। अगला है पोलियो। हाँ, पोलियो भी जो है एकदम टिटनस की तरह हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? नष्ट कर देता है, नर्वस सिस्टम को भंग कर देता है पोलियो में। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को पोलियो मार देता है तो उस अंग पर, जिस अंग पर पोलियो लगा, उस अंग पर कांटा से भी हल्का गड़ाओगे ना, उसको दर्द नहीं करता है, क्योंकि वहां का नर्वस सिस्टम है ही नहीं, नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। तो पोलियो में और टेटनस में, दोनों में नर्वस सिस्टम खत्म कर देती है। तो टेटनस में क्या है ना कि मृत्यु तक होती है, पोलियो में मृत्यु नहीं होती है। जिस अंग पर पोलियो लगा वो अंग काम करना बंद कर देगा। पोलियो मारने पर आप जिंदगी जी सकते हैं, एक टिटनेस होने के बाद जिंदगी जी नहीं सकते, वो खत्म हो जाएगा। अगला है हम लोग का इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है वो हम लोग इफेक्टिव करता है भी होल बॉडी का पूरी तरह से, जिसको फ्लू कहते हैं। फिर आपका चिकन पॉक्स हो गया, ये भी आपको पूरा होल बॉडी दाना दाना बन जाना। स्मॉल पॉक्स हो गया, ये भी पूरा होल बॉडी को इफेक्टिव करता है। ट्रैकोमा है जो आई को इफेक्टिव करता है, आंख को इफेक्टिव करता है। आंख पर जो हम लोग का स्केलेटिक लेयर है, श्वेत परत जो है, उस लेयर पर इसमें जो है ब्लड की लाली बना देती है, जिसको बोलते हैं आंख का लाल होना। ट्रैकोमा हो गया। तो ट्रैकोमा जो है वायरस होती है। ट्रैकोमा से अगर बचना है आप लोग को, या ऐसे भी आंख की बीमारी से बचना है, तो ठंडा हो या गर्मी, सब दिन आंख को ठंडे पानी से ही धोइए। ठंडा में थोड़ा कम कीजिए, नॉर्मल पानी रखिए, और गर्मी के दिन में तो जितना ठंडा हो सके ठंडा पानी ही आपको मारनी चाहिए। ठंडे पानी से आंख धोइए, बिल्कुल। दिन गर्मी के दिन है, दिन भर में 2 बार 4 बार 5 बार आंख पर पानी मारिए, बिल्कुल ट्रैकोमा का कोई शिकायत नहीं होने देगा। आंख लाल का समस्या जो है वो नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आंख लाल साल में 1 बार होना जरूरी है। अरे भाई, ऐसा क्या जरूरी है भाई? बीमारी तो बीमारी होती है ना। अब बोलोगे साल भर में 1 बार लेटरिन दस्त भी लगातार होना जरूरी है, पेट साफ कर देगा। देखो, एक कोई ये सिस्टम नहीं है। कोई भी बीमारी होना जरूरी नहीं है। आंख लाल होना ये बीमारी जो है, यह अच्छा बात नहीं है। तो ट्रैकोमा में आंख लाल हो जाती है। अगला है हेपेटाइटिस, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में पूरे बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो एक बाइल के रूप में बन जाता है, समझ गए? उसमें बाइल जूस की मात्रा बढ़ जाती है, पित्तरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा बॉडी पीला दिखने लगता है। उसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत शरीर गर्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में लोग को ठंडे चीज की आवश्यकता होती है। तो जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस से पीड़ित हो जाए, हेपेटाइटिस बी पकड़ ले, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि उसको जितना ठंडा चीज हो सके खिलाओ। सर्दी होने वाला चीज जैसे गन्ना का जूस हो गया। अब ठंडा का मतलब ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खिलाओ, बर्फ खिलाओ, सब नहीं। ठंडे चीज का मतलब हो गया जैसे फल पूरा खिलाइए, उसको स्नान खूब कराइए, अमरूद का टुसा खिलाइए ताकि सर्दी खांसी हो सके। बॉडी को ठंडा करने के लिए तमाम तरह जितनी तरह की चीजें हो सब यूज कराओ उसको। ये है हेपेटाइटिस। इसमें इफेक्टिव क्या होता है? लीवर जो हमारा यकृत है, जो लीवर है, वो लीवर में बाइल का निर्माण ज्यादा होने लगती है, पित्त का निर्माण होने लगती है, और ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए हमारी जो शरीर है वो पीला होने लगता है। इसीलिए इसको भी पीला रोग के नाम से भी जाना जाता है, पीला रोग के नाम से। चलिए, अगला है रेबीज, पागल कुत्तों काटने से। ये भी नर्वस सिस्टम को पूरा भंग कर देगा।
अगला है हर्पीस, स्किन से होने वाली रोग है। तो बच्चों ये वायरस से होने वाली कौन कौन सी रोग थी हम लोग कर लिए। एड्स हुआ, डेंगू हुआ, पोलियो हुआ, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, रैबीज और हर्पीस, ये वायरस से होने वाली बीमारी थी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट फंगस से होने वाला बीमारी। फंगस, देखो सबसे पहले जानना है कि फंगस का खोज किसने किया है ना। तो फंगस का जो खोज है बच्चा कौन किए थे पता है, हेनरिक एंटमन डे बेरी किए थे। नोट कर लेना, हेनरिक, HENRICH, हेनरिक एंटोन डे बैरी, हेनरिक एंटोन डे बैरी ने खोज किया था। कब खोज किए थे? 1858 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक है। फंगस, एक लाइन में समझो, फंगस जो बीमारी है ना, फंगस जो माइक्रोनिज्म है, ये मुख्य रूप से हमारे स्किन को इफेक्ट ज्यादा करती है। चाहे वो पूरे बॉडी में जिस पार्ट्स का स्किन हो, हाथ का हैंड हो या लेग हो या हमारा हेड हो, जो भी स्किन है बॉडी का, वो फंगस हमारा स्किन में ज्यादा इफेक्टिव करती है। अस्थमा जो है, अस्थमा में ही हमारा सिर्फ एक लंग्स इफेक्टिव करने का सिस्टम है फंगस के द्वारा। बाकी जितने भी तरह का फंगस है उसमें सब स्किन को ही इफेक्टिव करती है। समझ गए। देखिए एक है एथलीट फुट जो स्किन इफेक्टिव होगा। रिंग बार्म, जिसमें गोल गोल रिंग ऐसे से बन जाता है, ऐसे और खूब खुजली होगा ऐसे, तो ये रिंग बार्म भी स्किन के लिए है। स्किन का बीमारी जितना भी है उसमें खास करके सर सफाई की वजह से होती है। अगर आप साफ सुथरा रखते हैं बॉडी को तो फंगस बीमारी का आपके बॉडी में पनपना मुश्किल होता है। और फंगस जो है खास करके बरसात के सीजन में होती है, उसमें आपके बॉडी पर ह्यूमस बन गया ना, मतलब ह्यूमस बन गया, कपड़ा भींगा हुआ कपड़ा पहन लेंगे तो आपको स्किन पर फंगस का विकास होने लगता है, जिससे आप खुजली, रिंग बाग, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। फंगस से बचना होगा तो आपको बॉडी को ड्राई रखना है। ड्राई मतलब क्या? सूखा हुआ। स्नान कीजिए तो पहले पानी को सोखिए, पहले एक सूखे कपड़े से पहले पूरी तरह से पानी पोंछ लीजिए ताकि बॉडी के अंदर नमी न हो। और खास करके वैसे जगह पर ये बीमारी फैलती है जो हमेशा ढका हुआ रहता है, जैसे इंटरनल पार्ट्स हो गया, कमर के नीचे, जांघ वगैरह में, इस सब में हमेशा होते रहता है। ओपन हाथ में, हथेली में तो कभी होगा ही नहीं। इतने दिन भर में हथेली काम में करता है बेचारा, किसी भी सूक्ष्म जीव को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बच्चों आज हम लोग माइक्रोनिज्म के द्वारा होने वाली जो रोग थी, जिसमें 4 माइक्रोनिज्म किए हम लोग, बैक्टीरिया किए, वायरस किए, प्रोटोजोआ किए और फंगस किए। ये चारों जो माइक्रोनिज्म किए हम लोग, इससे होने वाले डिजीज का जो मैंने डिस्कस किया, सबका एक लिस्ट बनाइए और आप उसको याद कर लीजिए। 2 बात को ध्यान देना है इसमें, कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करेगा, मतलब कौन सा डिजीज हमारा कौन से ऑर्गन को इफेक्टिव करेगा, पहला हो गया है। दूसरा, फंगस से या बैक्टीरिया से या वायरस से होने वाला कौन कौन सा रोग होता है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसका लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है, वो कर लीजिएगा। बस इतना ही काफ़ी है सैनिक विद्यालय के लिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए विस्तार से किया जाएगा।